हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इंटीग्रेटेड जीएस। ठीक है, सो आज की इस वीडियो पे हम लोग यहाँ पर जानेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, जो इकोनॉमी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप अगर माइक्रो इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तभी भी ये बेसिक है, एंड इफ़ यू गो टुवर्ड्स मैक्रो लेवल इकोनॉमी तभी भी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है। सो डिमांड एंड सप्लाई जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी का जितना भी आपको बहुत सारा मिलेगा टर्म्स, ठीक है ना। सो जितना भी इकोनॉमी का खेल हो रहा है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा, द चैनल इज़ न्यू। ठीक है, आई नीड योर हेल्प सपोर्ट, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ध्यान दीजिएगा, डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा डिमांड के बारे में। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली डिमांड होता क्या है। डिमांड का मतलब हो गया, ठीक है, द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन, ठीक है, टू बाय और टू परचेस एनी गुड्स। जैसे कि मान लीजिए कल तक मेरे हाथ में था से एग्जाम्पल 1000 रुपया। अब 1000 रुपया में क्या ही मिलता है, राइट। मान लीजिए आज के डेट पे मेरे हाथ में आ गया 1 लाख रुपया। ठीक है, अब 1 लाख रुपया आते ही मेरा बहुत सारा डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, राइट। ठीक उसी तरह डिमांड जो होता है वो इंक्रीज होता है। सो डिमांड का मतलब हो गया विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू मीन्स विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू परचेस समथिंग। ठीक है, जैसे कि आज मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, जब तक मेरे हाथ में पैसा नहीं रहेगा आई कैन नॉट परचेस मोबाइल। सो मोबाइल के प्रति मेरा डिमांड होने वाला है भी नहीं। एज सुन एज मेरे हाथ में पैसा आ गया, ठीक है, 100% मेरा एक शौक रहेगा कि ये नाउ आई कैन परचेस मोबाइल। सो 100% उस मोबाइल का डिमांड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो डिमांड का मतलब जनरली क्या है, ठीक है, ये एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, रिलेशनशिप। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, आपके हाथ में अगर पैसा आ गया, ठीक है, तब जाके किसी गुड्स के ऊपर आपका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, हाथ में पैसा आने के बाद जो डिमांड इंक्रीज हुआ वो हुआ क्यों? जस्ट बिकॉज मान लीजिए अगर आपके हाथ में आ गया 1 लाख रुपया, ठीक है, आपका कभी भी डिमांड नहीं होगा कि आप ओडी कार खरीदे। यू कैन नॉट परचेस ओडी कार विद दिस 1 लाख रुपीज। आपका अगर हाथ में 1 लाख रुपया आ गया, यू विल हैव ए डिमांड ओनली अपॉन दैट कमोडिटी। वही गुड्स के ऊपर आपका डिमांड होगा जो 1 लाख के अंदर मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल फ़ोन, साइकिल या कुछ भी जो 1 लाख रुपए के अंदर रहेगा, वही गुड्स के ऊपर आपका डिमांड क्या होगा, डिमांड रहेगा। ठीक है ना। सो अल्टीमेटली ये 1 लाख रुपया को आप मान लीजिए, ठीक है, इनकम। ठीक है, और ये जो प्राइस ऑफ द गुड्स, ये जो गुड्स वगैरह है ना जो 1 लाख के अंदर आ रहा है उसको, ठीक है, उसको रिलेट कीजिए आप प्राइस के साथ, प्राइस ऑफ द गुड्स के साथ। अभी 1 लाख रुपया में तो आप ओडी कार मिलेगा नहीं। वाई? बिकॉज द प्राइस ऑफ द ओडी कार इज वेरी हाई। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल टू परचेस विद द हेल्प ऑफ दिस 1 लाख रुपीज। ठीक है, सो अल्टीमेटली डिमांड जो है वो एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच, प्राइस ऑफ द गुड्स और क्वांटिटी ऑफ द गुड्स के बीच। ठीक है ना। सो व्हाट आई कैन से सिंपली, सिंपल भाषा में क्या होगा, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड। ठीक है, ये है आपका डिमांड का डेफिनेशंस। ठीक है, सो बेसिकली डिमांड क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड। अब देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है हमें, लॉ ऑफ डिमांड वही प्राइस ऑफ द गुड्स और क्वांटिटी ऑफ द गुड्स के बीच ही क्या हो रहा है, एक रिलेशनशिप हो रहा है। वही लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला गया, प्राइस ऑफ द गुड्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड के साथ। क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये सब चीज मैथमेटिक्स का पार्ट है। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब होता है अगर ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होना होगा, इन्वर्सली का मतलब। और अगर कहीं पर आपको मिल गया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मीनिंग हो गया अगर ए इंक्रीज होता है तो बी भी इंक्रीज होना, बी को भी इंक्रीज होना होगा, राइट। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज होता है, इन्वर्सली में एक इंक्रीज तो एक डिक्रीज होना होगा, राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला गया कि जो प्राइस हमारे पास है, प्राइस ऑफ द गुड्स जो है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड के साथ। ठीक है,
सो अगर मैं इसको कर्व के हिसाब से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, सो आई विल बी गेटिंग इन दिस वे। ये हो गया आपका प्राइस एक्सिस और ये वाला हो गया आपका क्वांटिटी एक्सिस, क्वांटिटी डिमांडेड का एक्सिस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, सो योर कर्व विल बी इन दिस वे। इट मीन्स if the price is higher, the quantity will be what? Lower. ठीक है ना? If the quantity is lower, the price will be higher. ठीक है? And vice versa, जो भी है। Alright, this is the concept about demand. ठीक है, सो क्या मिला हम लोगों को यहाँ पर? डिमांड का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप होता है किसके बीच? प्राइस ऑफ द गुड्स के बीच और क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड के बीच। किस टाइप का रिलेशनशिप होता है दोनों में? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। और ये बात हमें किसने बोला? लॉ ऑफ डिमांड ने बोला। प्लीज माइंड पे रखिएगा ये बात, लॉ ऑफ डिमांड। इसको अगर मैं कर्व के हिसाब से रिप्रेजेंट करूं, देन आई विल बी गेटिंग सच कर्व ओवर हियर। ठीक है, सो अब हम लोगों को यहाँ पर जानना ये भी है, चलो ये तो हो गया डिमांड। जानना ये है हमें कि डिमांड किस किस फैक्टर की वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकता है और किस किस फैक्टर की वजह से डिमांड डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, सो हम लोग फैक्टर्स को जानेंगे। सो फैक्टर्स को नहीं जानने से पहले आप लोगों को मैं 3-4 वर्ड के बारे में यहाँ पर बोलना चाहूँगा। ठीक है, एंड दैट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, सम द इंपॉर्टेंट वर्ड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लाइक नंबर ए, नॉर्मल गुड्स क्या होता है? These are the type of goods, okay, which you need to understand. Number 2, inferior goods, inferior goods. Number 3 आपको जानना होगा substitute goods क्या होता है, substitute goods. Number 4 आपको जानना होगा यहाँ पर complementary goods क्या होता है, complementary goods. And the last one is your Griffin goods, Griffin goods. So मैं आप लोगों को 1 by 1 इसका explanation दे दूंगा अभी तक। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोगों को यहाँ पर आना होगा कि कौन सा फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज होता है और कौन सा फैक्टर की वजह से डिमांड डिक्रीज होता है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये नॉर्मल गुड्स एक्चुअली है क्या? ठीक है, सबका सब इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, सबका सब नहीं, नॉर्मल और इन्फीरियर जो है वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग कुछ और ही है, ग्रिफिन गुड्स का भी मीनिंग कुछ और ही है। राइट, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। नॉर्मल गुड्स एक्चुअली होता क्या है? नॉर्मल गुड्स उस टाइप का गुड्स होता है, ठीक है, जहां पर इनकम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड्स डिमांडेड, गुड्स डिमांडेड। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आज के डेट में 8,000 रुपये है, आप 8,000 रुपये में क्या खरीद पाएगा? बाइसाइकिल, राइट। सो इनकम के हिसाब से बाइसाइकिल का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर कल आपके हाथ में 50,000 रुपये आ गया, 50,000 रुपीज आ गया, तो 100% यू विल डिमांड फॉर बाइक नाउ। ठीक है, सो एज द इनकम गोस ऑन, द डिमांड फॉर द गुड्स ऑल्सो गोस ऑन। सो इनकम के हिसाब से जो भी गुड्स का डिमांड हो रहा है ना, ठीक है, दैट गुड्स कैन बी रिगार्डेड एज नॉर्मल गुड्स। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये सब पर्सपेक्टिव के ऊपर है। जैसे कि आपका इनकम की वजह से बाइक हो गया नॉर्मल गुड्स। अब कोई एक दूसरा बंदा है, मान लीजिए यू आर बंदा ए, कोई मान लीजिए बंदा ए है, ठीक है, इनके पास 50,000 रुपीज है। सो इनका डिमांड हो गया बाइक। ठीक है, अब इनकम के हिसाब से बाइक का डिमांड आ रहा है, सो फॉर पर्सन ए बाइक विल बी रिगार्डेड एज नॉर्मल गुड्स। मान लीजिए और एक पर्सन है बी, ठीक है, इनके पास 8,000 रुपया है हाथ पे, इसका इनकम हो गया 8,000 रुपया, तो इनका डिमांड हो गया साइकिल। ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, हाँ, फॉर पर्सन ए दिस साइकिल इज योर इंफीरियर गुड्स। ठीक है, वाई? बिकॉज पर्सन ए का इनकम इंक्रीज हो गया, सो साइकिल का डिमांड डिक्रीज हो गया। फॉर पर्सन ए, लेट मी रिपीट इट अगेन, पर्सन ए के लिए इनकम इंक्रीज हुआ, सो साइकिल का डिमांड डिक्रीज हुआ, बट बाइक का डिमांड इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब ये साइकिल का डिमांड डिक्रीज हुआ क्यों? जस्ट बिकॉज इनका इनकम हाई हो गया। अब बाइक का डिमांड इंक्रीज हुआ क्यों? जस्ट बिकॉज इसका इनकम हाई हो गया। दोनों ही इनकम के ऊपर रिलेटेड है, राइट। सो फॉर पर्सन ए साइकिल विल बिकम इंफीरियर गुड्स, ठीक है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनकम के साथ, और बाइक बन गया नॉर्मल गुड्स। फॉर पर्सन बी, बी का इनकम तो 8,000 रुपया है ना, सो बी के लिए साइकिल लेकिन बन जाएगा नॉर्मल गुड्स। ठीक है, बी के लिए साइकिल बन जाएगा नॉर्मल गुड्स। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा ये बातें। सो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स जो होता है ना, वो कोई फिक्स थे नहीं, वो डिपेंड करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन इनकम के ऊपर। ठीक है,
अब आ जाइए आप लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। सब्स्टिट्यूट गुड्स एक्चुअली होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, ठीक है, आपने क्या किया, रेस्टोरेंट पे गया, ठीक है, आप रेस्टोरेंट पे गया और वहां पर दो चीज मिलता है, मान लीजिए टी एंड कॉफी, ठीक है, टी भी 10 रुपया, कॉफी भी 10 रुपया। इट मीन्स यू कैन चूज एनी वन बिटवीन द टू, ठीक है। अब आप टी के जगह यू कैन प्रीफर कॉफी ऑल्सो, कॉफी के जगह यू कैन प्रीफर टी ऑल्सो। इट मीन्स व्हाट वी कैन से एग्जाम्पल, मैंने विद रेस्पेक्ट टू अगर टी माना तो कॉफी बन गया टी का सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। विद रेस्पेक्ट टू अगर मैंने टी माना तो कॉफी बन गया टी का सब्स्टिट्यूट। ऑलराइट, अब मान लीजिए अगर कॉफी का दाम कम हो जाता है, ठीक है, सो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? कॉफी का दाम कम होने की वजह से मैक्सिमम पीपल विल प्रीफर कॉफी नाउ। दाम कम हो रहा है भाई, हर कोई, एवरीवन विल हैव ए डिमांड ऑन कॉफी राइट नाउ, ठीक है। टी को लोग अभी छोड़ देगा, भाई इसका दाम तो 10 रुपया है, मान लो इसका दाम कम के, कॉफी का दाम कम के मान लीजिए 5 रुपया हो रहा है, राइट। सो ये रहा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो क्या हो रहा है यहां पर, सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी का सब्स्टिट्यूट था कौन, कॉफी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम, प्राइस कम होने की वजह से द डिमांड फॉर टी डिक्रीजेस। सो सब्स्टिट्यूट, द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज, ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड फॉर द गुड्स डिक्रीजेस। ऑलराइट, अब आ जाइए कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, ठीक है ना। अब अगर पेट्रोल का प्राइस हाई होता है तो कार का डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर पेट्रोल का प्राइस लेस होता है तो कार का डिमांड हाई हो जाएगा। वाई? जस्ट बिकॉज आप अगर कार खरीद भी लेता है तो उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको तो पेट्रोल भराना होगा ना उसमें। अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई होते होते जा रहा है, ठीक है, तो 100% लोग का माइंड में यही तो ख्याल आएगा ना, अब क्या खरीदे कार को, कार खरीदने के बाद अगर हम लोग पेट्रोल ही नहीं डाल पाएगा तो क्या फ़ायदा, घर में रखने के लिए तो कार खरीदा नहीं जाता, राइट, ठीक है। सो ये रहा कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स में होता है क्या है, अगर किसी एक कमोडिटी का, कार का कंप्लीमेंट्री क्या है, पेट्रोल है, हाँ, ठीक है। अगर पेट्रोल का प्राइस हाई होता है तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अब आ जाइए ग्रिफिन गुड्स। ग्रिफिन गुड्स में होता क्या है, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देगा मैं आप लोगों को। वैलेंटाइन डे के दिन, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला चीज़ क्या है, रोज़, मान लीजिए फूल, ठीक है। अब कोई बंदा जाके, अब कोई लड़का जाके लड़की को बोलेगा आई लव यू, ऐसे तो नहीं बोल सकता, राइट, ठीक है। एक गुलाब का फूल दिया और बोला आई लव यू, राइट, तो रोज़ का डिमांड इंक्रीज हो गया उस दिन। अब ऐसा नहीं कि रोज़ का सप्लाई कम है, जनरली क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर, सप्लाई जब कम होता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसा हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड भी हाई हो रहा है, ठीक है, और प्राइस भी हाई हो रहा है। जनरली लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, प्राइस लेस होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड हाई होगा, या प्राइस हाई होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड लेस होगा, यही तो था ना लॉ ऑफ डिमांड। अब ये भी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। अब रोज के केस में उस दिन ऐसा नहीं हो रहा है, प्राइस भी हाई होगा, क्वांटिटी डिमांडेड भी हाई होगा, ठीक है। सो सच गुड्स, और ये सब चीज़ ओकेजन में होता है। दीपावली में क्या होता है, क्रैकर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, प्राइस भी हाई हो जाता है, डिमांड भी हाई होता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि प्राइस हाई हो रहा है तो डिमांड लेस होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो सच गुड्स कैन बी रिगार्डेड एज ग्रिफिन गुड्स, जहां पर आपको लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द गुड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। अब आ जाइए आप लोग फैक्टर्स के ऊपर जिसके वजह से डिमांड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है। सो फैक्टर्स फॉर व्हिच डिमांड इंक्रीजेस, फैक्टर्स फॉर व्हिच डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, फैक्टर्स फॉर व्हिच डिमांड इंक्रीजेस। सबसे पहला बात तो हो गया, ठीक है, हाई इनकम। हाई इनकम, अगर आपका इनकम हाई हो रहा है तो डिमांड हाई होना ही है भाई, ठीक है। आपका अगर सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है हाथ में तो आपका तरह तरह गुड्स के ऊपर डिमांड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट्स में आप लोगों को जानना होगा टेस्ट और लेवल ऑफ डिजायर, टेस्ट और लेवल ऑफ डिजायर, ठीक है।
मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका टेस्ट है उसके ऊपर, तो मार्केट में जो भी नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आएगा 100% आपके लिए वो जो पर्टिकुलर गैजेट है वो तो डिमांड में ही रहेगा ना, ठीक है, बिकॉज वी हैव टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स। या लेवल ऑफ डिजायर बात एक ही है, आपका बहुत ज़्यादा डिजायर है उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर, ठीक है। नंबर 3 में आप क्या बोल पाएगा, 3 में बोल पाएगा, ठीक है, द इनकम ऑफ द बायर, ये हाई इनकम तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर ही दिया। थर्ड में आप बोल पाएगा प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो 100% उस गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए 50,000 रुपीज़ था एक बाइक का दाम 2020 पे, अब तो है 2022, यस 2022 में मान लीजिए 50,000 से इसका दाम घट के 25,000 रुपया आ गया, ठीक है। तो 100% जब 50,000 था तो मान लीजिए 200 आदमी खरीद पा रहा था इसको, इस बाइक को। अब जब इसका दाम घट के 50% जब लेस हो गया तो अभी मान लीजिए 500 आदमी खरीद पा रहा है, तो 500 आदमी का डिमांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बाइक के ऊपर, ठीक है। सो प्राइस ऑफ द गुड्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है ना। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में आइए, वही सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस हाई हो जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, अभी भी मैंने एग्जांपल लिया था टी एंड कॉफ़ी, टी का सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया कॉफ़ी। मान लीजिए अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ गया, दोनों पहले था 10 रुपया 10 रुपया, अब कॉफ़ी का दाम मान लीजिए इंक्रीज हो गया और बन गया 20 रुपया, ठीक है, तो 100% लोग अभी कॉफ़ी को पीना नहीं चाहेगा, वाई, 20 रुपया हो गया ना इसका दाम। सो मैक्सिमम पीपल विल नाउ प्रीफर टी, इसका मतलब टी का डिमांड हाई हो रहा है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस हाई हो जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली टी का हाई हो जाता है। ठीक उसी तरह कंप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर लेस होता है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, अभी भी मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, पेट्रोल का प्राइस अगर कम होता है तो कार का डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट, ठीक है। अब हम लोगों को जानना होगा कुछ ऐसा फैक्टर्स जिसके वजह से डिमांड डिक्रीज होता है, ठीक है। फैक्टर्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस, फैक्टर्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है, डिमांड डिक्रीजेस, फैक्टर्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, डिक्रीज इन द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, द डिक्रीज इन द प्राइस, the decrease in the price of substitute goods, decrease in the price of substitute goods, ठीक है। क्या होगा इसमें, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एक्सप्लेनेशन तो वही था सब्स्टिट्यूट गुड्स का, अभी भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। नंबर 2 में आप ये बोल सकता है द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, the increase in the price of complement goods, the increase in the price of the complement goods, इसका भी explanation मैंने अभी भी दिया था, you can simply relate it with the examples whatever I have explained you here, ठीक है। the decrease in income, the decrease in income, अगर आपका इनकम लेवल कम है तो आपका डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। द डिक्रीज इन इनकम, नंबर 4 फैक्टर में आप बोल पाएगा द इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है। अगर कोई भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है उसका डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, द इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर व्हिच डिमांड डिक्रीजेस, ऑलराइट। यू कैन सिंपली नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है। सो अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, नेक्स्ट हम लोगों को जानना होगा यहाँ पर डिमांड इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। डिमांड इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है। व्हाट इज डिमांड इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी का मतलब होता है, ठीक है, फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस, मतलब प्राइस के कितना रेट इंक्रीज होने की वजह से आपका क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड में डिक्रीज होता है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, से एग्जाम्पल वही
बाइक का जो एग्जांपल लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक बाइक है, ठीक है, ये वाला हो गया बाइक, इसका दाम था 50,000 रुपया, ठीक है। जब इसका 50,000 रुपीज़ था तो मान लीजिए 200 आदमी इसको खरीद पा रहा था, मतलब 200 पीपल का डिमांड था इस बाइक के ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए इसका प्राइस में इंक्रीज हो रहा है और वो बन गया 55,000, 5,000 रुपये इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। अब 5,000 रुपये इंक्रीज होने की वजह से कितना डिमांड इसमें घट रहा है, तो 100% अगर 5,000 रुपीज़ इंक्रीमेंट होगा तो 200 पीपल का जो यहाँ पर डिमांड था वो घट के मान लीजिए 190% आ गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिमांड इलास्टिसिटी। कितना रेट इंक्रीज, मतलब प्राइस में कितना रेट इंक्रीज होने की वजह से आपको जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है ना उसमें कितना परसेंट फॉल हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल, ठीक है, इलास्टिक डिमांड। उसको हम लोग क्या बोल पाएगा, इलास्टिक डिमांड, ठीक है। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट। इन इलास्टिक डिमांड और एक एग्जांपल है हमारे पास। इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड में ये हो रहा है कि मान लीजिए प्राइस, कोई भी गुड्स का प्राइस हाई हो रहा है बट स्टिल द क्वांटिटी रिमेन सेम, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए चावल, ठीक है, राइस का एग्जांपल। अब राइस में हो क्या रहा है, मान लीजिए आज 20 रुपीज़ था पर केजी राइस, ठीक है, और ये राइस का डिमांड था मान लो 500 पीपल, ठीक है। जब 20 रुपया था तो राइस का डिमांड था 500। अब राइस मान लीजिए इंक्रीज होके 40 रुपीज़ हो गया, तो क्या डिमांड कम जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई, राइस जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है, अगर खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे, ठीक है। सो इंक्रीज होने के बावजूद भी क्या होगा, डिमांड वही का वही रहेगा, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड जो है ना वही का वही रहेगा। सो प्राइस जो है वो राइस होने के बावजूद भी इसका जो डिमांड है ना, ठीक है, वो कभी भी कम नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे कि आलू प्याज वगैरह ये 100% चाहिए लोगों को, ठीक है ना। सो प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी इसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कभी भी कम होने वाला है नहीं। या अगर मान लीजिए प्राइस कम हो गया, 20 रुपया 20 रुपीज़ था पर केजी, अब मान लीजिए वो 10 रुपीज़ पर केजी बन गया, तो क्या अभी लोग ज़्यादा खाएगा क्या? ऐसा भी बिल्कुल, ऐसा भी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब 20 रुपया था तो 500 आदमी का डिमांड था, अब अगर वो घट के 10 रुपया भी हो गया तभी भी क्या होगा, 500 आदमी जितना खाएगा उतना ही खाएगा भाई, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 10 रुपीज़ पर केजी हो गया, हम पहले मान लीजिए 200 ग्राम चावल खाता था, ठीक है, अब दाम कम गया तो हम 1 केजी खा लेगा अपने से, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट, ठीक है। सो सच कॉन्सेप्ट इज नोन एज इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। सो आई हैव एक्सप्लेन यू हियर इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट मीन्स कितना रेट इंक्रीज इन प्राइस होने की वजह से, ठीक है, हाउ मेनी % ऑफ द क्वांटिटी डिमांड फॉल डाउन, वो हो गया इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक में होता क्या है, प्राइस राइस या लो होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। सो ये रहा सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट डिमांड, ठीक है। अब हम लोगों को जानना होगा सप्लाई के बारे में, क्योंकि आपने अगर डिमांड को स्टडी किया, ठीक है, तो आपको सप्लाई के बारे में भी स्टडी करना होगा, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। मार्केट में आप डिमांड एंड सप्लाई एक साथ खेलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सप्लाई क्या होता है यहाँ पर। सप्लाई, हाँ, सप्लाई एक्चुअली है क्या, ये भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है ना, जहां पर प्राइस ऑफ द गुड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी सप्लाइड के साथ, ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली प्राइस ऑफ द गुड्स जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। डिमांड जो है वो था आपका कंज्यूमर साइड का, सप्लाई जो है वो होगा सेलर साइड का, सेलर, क्योंकि दो तरह का चीज़ ही मार्केट पे खेलता है ना, एक हो गया कंज्यूमर मतलब बायर्स, और एक हो गया सेलर जो बेच रहा है सामान को, ठीक है। अब सप्लाई जो है वो आप सेलर पर्सपेक्टिव से आपको देखना होगा, और डिमांड जो है वो आप कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखना होगा। सो सप्लाई जो है इसमें हो क्या रहा है कि प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो सेलर का काम क्या होगा कि और ज़्यादा बेचे, ठीक है, क्योंकि प्राइस जब ज़्यादा होता है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, प्राइस जब ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट भी आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक हमारे पास गुड्स से मान लीजिए, ठीक है, इसका MRP था पहले 20 रुपीज़,
ठीक है। अब इसका MRP बन गया मान लीजिए 50 रुपीज़, ठीक है। अब इसका जो फैक्टर कॉस्ट है ना वो मान लीजिए सेम है, बस प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है ना। अब प्राइस राइज क्यों होता है, इसका बहुत सारा फैक्टर्स है, ठीक है। सो हम लोग 1 बाय 1 आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए जब 20 रुपया था ना, इस गुड्स को बनने के लिए 10 रुपया लगता था, और बाकी का जो 10 रुपीज़ है ना वो वाला हो गया वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। 10 रुपया लगता था इस गुड्स को बनने के लिए। अभी जब इसका प्राइस 50 रुपीज़ हो रहा है ना, मान लीजिए तभी भी 10 रुपीज़ ही लग रहा है इसके ऊपर, तो 40 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशनल जो वैल्यू एडिशन वगैरह प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना। सो जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है, प्राइस राइज होने की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है। कब होता है, व्हेन वी कीप ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो सेलर का पर्सपेक्टिव से आप देखिए अभी, ठीक है। प्राइस जब राइज होगा तो प्रॉफिट हाई होगा, प्रॉफिट हाई होगा तो व्हाट विल सेलर वांट्स नाउ, वो और ज़्यादा सामान को बेचना चाहेगा जस्ट टू अर्न मोर प्रॉफिट, ठीक है। सो प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी सप्लाई के साथ, ठीक है। सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा इफ द प्राइस इज हाई, ठीक है, फ्रॉम द सेलर पर्सपेक्टिव। हाँ, अब कंज्यूमर ले रहा है नहीं ले रहा है वो कंज्यूमर का बात है, सेलर का पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या हो रहा है, प्राइस जब ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इसका, और ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, इसको हम लोग क्या बोलेगा, इसको हम लोग बोलेगा लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। और व्हाट इज सप्लाई, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। सप्लाई का मतलब होता है, ठीक है, इट इज अ पर्टिकुलर टर्म, ठीक है, वेयर सेलर जो होता है ना, ठीक है, इज विलिंग टू सेल और एबल टू सेल, ठीक है ना, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। जैसे कि हमारा डिमांड में क्या था, द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय और एबल टू बाय, ठीक है। सो ठीक उसी तरह सप्लाई में क्या होगा, द सेलर इज विलिंग और एबल टू सेल मोर एंड मोर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेगा, सप्लाई बोलेगा। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बोला गया, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको कर्व में रिप्रेजेंट करके देखता है, ठीक है, व्हाट आई विल बी गेटिंग स्ट्रेट लाइन। ये रहा आपका प्राइस का एक्सिस, और ये रहा आपका क्वांटिटी का एक्सिस, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल द सप्लाई कर्व, इसको हम लोग क्या बोलेगा, सप्लाई कर्व, ठीक है ना, जहां पर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड एक्सिस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि डिमांड में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कौन सा फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, सप्लाई में भी वही चीज़ हम लोगों को जानना होगा कि कौन सा ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से सप्लाई इंक्रीज होगा या सप्लाई डिक्रीज होगा, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। नंबर 1 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना, ठीक है, इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो सप्लाई जो है ना डिक्रीज होगा। वो कैसे, ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहले एक गुड्स को बनने में 10 रुपया लगता था, 10 रुपीज़, तो जब फैक्टर कॉस्ट था 10 रुपीज़, ठीक है, मान लीजिए 200 ऐसा गुड्स, 200 गुड्स सप्लाई होता था, 200 गुड्स, व्हेन द फैक्टर कॉस्ट वाज 10 रुपीज़, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब 10 रुपया था तो 200 गुड्स का सप्लाई हो रहा था। अभी मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी बढ़ के मान लीजिए से एग्जाम्पल 50 रुपीज़ हो गया, तो 100% जो सप्लाई होगा उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो रहा है ना। अब किसी भी फैक्ट्री वगैरह में होता क्या है, ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाता है तो कम अमाउंट ऑफ उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो सप्लाई जो पर्टिकुलर गुड्स का जो यहाँ पे सप्लाई होगा ना, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए 10 रुपीज़ से 50 रुपीज़ आ गया, ठीक है, तो गुड्स का सप्लाई मान लीजिए से एग्जाम्पल 100 में आ गया, ठीक है। सो व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, ठीक है, द
सप्लाई ऑफ द गुड्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसको हम लोग कर्व के हिसाब से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर प्राइस, ठीक है, प्राइस, और यहाँ पर है आपका क्वांटिटी, ठीक है, ये रहा क्वांटिटी, ये रहा आपका प्राइस, ठीक है। सो क्या होगा इसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने का मतलब क्वांटिटी सप्लाइड विल बी लेस, सो द कर्व विल बी लीनिंग टुवर्ड्स द व्हाट, प्राइस एक्सिस, ठीक है ना। लो ऑफ सप्लाई में कर्व हम लोगों को पूरा बीच में से मिला था, ठीक है, जहां पर प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी था। बट इन दिस केस व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, जो हमारा कर्व है ना, सप्लाई का कर्व, इट विल बी लीनिंग टुवर्ड्स द व्हाट, प्राइस एक्सिस। व्हाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो रहा है, ठीक है। वी कैन सिंपली कॉल इट एज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब डिक्रीज होगा तब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज जब होगा तो क्या होगा, यू विल बी गेटिंग द कर्व इन दिस वे। 100% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होगा तो सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ द गुड्स जो है वो हाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, वाइस वर्सा, ठीक है। ये रहा आपका प्राइस का एक्सिस और ये रहा आपका क्वांटिटी का एक्सिस। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है, तो कर्व विल बी लीनिंग टुवर्ड्स द क्वांटिटी सप्लाइड, मोर अमाउंट ऑफ गुड्स विल बी सप्लाइड हियर। यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, ठीक है। ये कर्व हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस का, और ये कर्व हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस का, ठीक है। नेक्स्ट हो गया टैक्स, नेक्स्ट हो गया आपका टैक्स। टैक्स इज ऑल्सो अ फैक्टर, टैक्सेशन, टैक्स इज ऑल्सो अ फैक्टर, ओके। यू कैन इजीली एनालाइज, जब टैक्स हाई होगा तो 100% क्या होगा, कॉस्ट विल बी हाई, ठीक है। सो क्या होगा इसमें, क्वांटिटी सप्लाइड लेस हो जाएगा, ठीक है। सो टैक्स जब हाई होगा, प्राइस, ये क्वांटिटी, टैक्स जब हाई होगा, ठीक है, तो 100% क्या होगा, उस पर्टिकुलर गुड्स का दाम हाई हो जाएगा, ठीक है। सो क्वांटिटी सप्लाइड विल बी लेस, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग इन दिस वे। और नेक्स्ट हो गया, जब टैक्स लो होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का दाम कम होगा, सो द कर्व विल बी लीनिंग टुवर्ड्स द व्हाट, क्वांटिटी एक्सिस, ठीक है। ये प्राइस और ये क्वांटिटी एक्सिस, ये वाला हो गया हाई टैक्स, हाई टैक्स, और ये वाला हो गया लो टैक्स, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर, ठीक है। सो ये रहा आपका टैक्सेशन, ठीक है। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, ऑलराइट। ध्यान दीजिएगा अभी अच्छे से। अभी आ जाइए मार्केट इक्विलिब्रियम में, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मार्केट इक्विलिब्रियम में एक्चुअली होगा क्या, जहां व्हेन डिमांड ऑफ ए गुड्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट पे, मान लीजिए 10 गुड्स का डिमांड हो रहा है, ठीक है, और सप्लाई भी 10 गुड्स का ही हो रहा है। 10 गुड्स डिमांडेड एंड 10 गुड्स सप्लाइड, सो इक्वल हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल द मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएगा विथ ए वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, ठीक है। ये रहा आपका कर्व, ये हो गया प्राइस एक्सिस, प्राइस एक्सिस, और ये वाला हो गया क्वांटिटी एक्सिस, क्वांटिटी एक्सिस, ठीक है। डिमांड का कर्व कैसे था, दिस वाज द डिमांड कर्व, ऐसा था ना स्टार्टिंग में जो मिला था हम लोगों को लो ऑफ डिमांड के अंदर। फिर आपका सप्लाई कर्व कैसा था, दिस वाज द सप्लाई कर्व। ये रहा आपका डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, और ये वाला हो गया आपका सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, जिस पॉइंट में इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेगा मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट जो है, दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये पॉइंट में क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट के ऊपर में
जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे स्पेस रहेगा, रीजन रहेगा ना, ये वाला रीजन जो है, ठीक है, ये रीजन आपका बन जाएगा सरप्लस। ठीक है, सरप्लस का मतलब हो गया जितना सप्लाई है ना, ठीक है, सॉरी, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई आ रहा है। ठीक है, दिस रीजन इज व्हाट वी कॉल सरप्लस। ठीक है ना, डिमांड से ज़्यादा क्या आ रहा है, सप्लाई आ रहा है। से एग्जांपल, मार्केट में 10 kg चिकन का डिमांड है, सप्लाई आ गया मान लीजिए 30 kg, सो 20 kg मोर आ रहा है ना। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल सरप्लस। ठीक है, या मान लीजिए हमारे इंडिया पे एक साल में 1000 मेट्रिक टन राइस की ज़रूरत है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में मान लीजिए मानसून वगैरह बहुत ही अच्छा हुआ, जिसकी वजह से 1000 की जगह मान लीजिए 1 लाख मेट्रिक टन राइस का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, सो 1000 का ज़रूरत था, प्रोडक्शन हुआ आपका 1 लाख मेट्रिक टन का, सो 99,000 जो है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, सरप्लस राइस बन जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट के नीचे अगर ये वाला जो पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करता है, दिस इज व्हाट वी कॉल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है आपका जितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा है ना, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी सप्लाई से। जैसे कि मान लीजिए मार्केट पे डिमांड है 20 kg चिकन का, 20 kg चिकन इज द डिमांड इन द मार्केट, बट सप्लाई आ रहा है उसमें 10 kg, सो 10 kg यहाँ पर कम हो रहा है। दिस 10 kg जो कम हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलेगा डेफिसिट। ठीक है, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट। सरप्लस क्या होता है मालूम है, मार्केट इक्विलिब्रियम का ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलेगा हम लोग सरप्लस, मार्केट इक्विलिब्रियम का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलेगा डेफिसिट। ओके, सो दिस कर्व रिप्रेजेंट यू द मार्केट इक्विलिब्रियम कर्व। ठीक है, सो डिमांड एंड सप्लाई में ये सब कॉन्सेप्ट हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, और इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आएंगे विथ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, भूलना मत, प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। गुड बाय।